प्रपोर्शन का सेकेंड लेक्चर ये है। फर्स्ट लेक्चर हम लोग कल पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, मीन प्रपोर्शन क्या होता है, उसके बाद उस पर कैसे कैसे सवाल बनाए जाते हैं प्रपोर्शन के ऊपर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या करता है प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कैसे ये वर्क करता है, क्या क्या होता है, चलो स्टेटमेंट के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं, लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर मैं बोलूं मेरे लाल कि एक स्टेटमेंट है P is directly proportional to Q। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं P और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है और Q। और अगर इसे मैं बराबर करके लिखूंगा तो ये आएगा P बराबर K इंटू Q। जहां पर K होता है वो होता है कांस्टेंट, या फिर बोल देते हैं कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। कई बार इसे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट शब्द से भी बोला जाएगा। वैसे शब्द हमारे पेपर में ये सब टर्म यूज नहीं होंगे, सिर्फ ये लाइन यूज होगा हर बार। वो भी 2022 में सवाल आया है, पास्ट में थोड़े सवाल आए हैं एक आधे, लेकिन अगर आप सीडीएस का प्रिपरेशन करते हो, आईसीआर का प्रिपरेशन करते हो, तो आपको हर शिफ्ट में एक दो सवाल देखने को मिलते हैं। तो आपको बोला जाए के क्या है, कांस्टेंट, या फिर मैं बोल दूं और क्या बोल सकता हूं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। बात वही है जी सर, इसे ऐसे डिनोट करते हैं। इस पे सवाल करा दूं क्या? इस पे सवाल करा दूं, चलो करा देता। अगर मैं बोलूं कि m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, इसका मतलब है कि अगर मैं m को इंक्रीज करूंगा तो n भी इंक्रीज होगा, और m को डिक्रीज करूंगा तो n भी डिक्रीज होगा। मतलब जैसे जैसे जो जो चेंजेस m में करूंगा वो सेम चेंजेस n में होगा। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि m इज, चलो यह लिख देता हूं सीधे क्वेश्चन के माध्यम से, m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। अगर m का वैल्यू 5 है तो n का वैल्यू 7 है, तो m का वैल्यू अगर 11 होगा तो n का वैल्यू क्या होगा? सवाल को समझने का कोशिश करो। बोला गया है कि अगर m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, तो m 5 है तो n 7 है, तो फिर m 11 होगा तो n क्या होगा? बहुत सिंपल सा चीज है। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को 3 तरीके से लिख सकता हूं, 4 तरीके से। एक है m प्रोपोर्शनल n, एक है m बराबर k ऑफ n, k इज नथिंग बट कांस्टेंट, तो मैं लिखा m बराबर kn। अब मैं बोला जब m 5 है तो n 7 है, तो k क्या आ गया, 5/7। ठीक है। अब मैं अगर सेम फॉर्मूले में पुट कर दूं कि m बराबर kn है, तो m मेरा जब 11 है तो k क्या होगा? सर मुझे आ चुका है, मल्टीप्लायर तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, 5/7, और ये n होगा। तो n क्या आएगा? n आएगा 7 गुणे 11, 77/5। क्लियर है? क्लियर है ना? एकदम क्लियर है। कई बार इसे ऐसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है, इसमें आपको घबराना नहीं है, कि ऐसे लिख दूं कि q बराबर क्या आया, 1/k इंटू पी। तो इसका मतलब भी फिक्स है, q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। बस यहां पे जो मल्टीप्लायर है 1/k है। इसका मतलब आपको डरना नहीं है। वैसे प्रेजेंट करके सवाल बहुत रेयर पूछेगा, वो स्टेटमेंट देकर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। लेकिन मैं अगर इस k को इधर भेज दूं तो q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, वहां पे मल्टीप्लायर 1/k है। देखो सेम चीजें हैं, बस इधर उधर कर दिया गया है। ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि सेकेंड स्टेटमेंट क्या आता है, सेकेंड स्टेटमेंट आता है, यहीं पे लिख देता हूं बगल में, जिससे कंपेयर करके याद रख पाओगे, कि अगर मैं बोलूं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q,
P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Q के। इसका मतलब क्या है कि जो P है ना Q के अपोजिट चेंज हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं P को इंक्रीज करूंगा तो Q डिक्रीज होगा, और मैं Q को इंक्रीज करूंगा तो P डिक्रीज होगा। इसमें जो चेंजेस है ना, देखो P 5 से 11 हुआ है, बढ़ा है, तो Q भी 7 से 77/5 बढ़ा है। लेकिन यहां चेंज उल्टा होगा, P बढ़ेगा तो Q घटेगा, Q बढ़ेगा तो P घटेगा। देखो अभी समझ लेंगे। इसको हम लोग ऐसे तो प्रेजेंट कर ही सकते हैं, साथ साथ इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि P बराबर है K इंटू 1/Q, जहां पर K क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसमें सवाल कैसे देखा जाता है, मैं सीधे एग्जांपल पे आता हूं कि इसमें सवाल कैसे बनता है। तो देखो ये जैसे एग्जांपल था, वैसे मैं बोला एक एग्जांपल है कि अगर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/Q के, अगर मैं टर्म्स बदल देता हूं कि A इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/B के, तो अगर मैं बोलूं A 5 है तो B 9 है, तो बताइए कि A अगर 7 होगा तो B क्या होगा। चलो करने का कोशिश करो। सर हमें पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है A बराबर एक कांस्टेंट K मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/B में। अब मुझे A का वैल्यू पता है 5 है, मुझे K का वैल्यू पता है 9 है, मुझे B का वैल्यू पता है, सॉरी मुझे B का वैल्यू पता है, K का नहीं पता। तो K क्या आ गया, 9 इंटू 5 45। जैसे मुझे कांस्टेंट 45 पता चला, तो सेम कांस्टेंट का रिलेशन यहां पे भी होगा। जी सर, तो मैं A और B में रिलेशन निकाल दिया कि A बराबर है 7 के, K बराबर है 45 के, और B मुझे पता नहीं है, तो B बराबर हो जाएगा 45/7। अगर मैं लगभग निकालूं तो 7 छक्के 42, 7 चौक 28, 6.4 के आसपास। देखो आपके सामने एग्जाम्पल है, जैसे ही मैं A को 5 से 7 इंक्रीज किया, B 9 से 6.4 हो गया, डिक्रीज हो गया। जबकि यहां अगर आप लगभग डिवाइड करोगे तो 15 × 75 और 5 चौक 20, 15.4 होगा। जैसे मैं 5 से 11 किया, इंक्रीज किया, तो ये भी इंक्रीज हो गया। तो इससे आपको ध्यान रखना, कभी कभी हेल्प करता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक में चेंज पॉजिटिव होगा, दूसरे में चेंज पॉजिटिव होगा। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक में चेंज नेगेटिव होगा, दूसरे में चेंज पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं दोनों को मिला दूं, इसका मतलब क्या है, चलो समझना। कई बार उस स्टेटमेंट से सवाल पूछता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हैंडराइटिंग खराब हो गया है इस बोर्ड पे, है ना, R। P जो है, अच्छा ये हिंदी बता दो क्या, P जो है सीधा समानुपाती है या फिर P समानुपाती है Q के, तो इसको हम लोग सीधा समानुपाती लिख सकते हैं, या अगर सीधा नहीं लिख रहा तो सीधा समानुपाती लिखोगे तो भी वही होता है। और इनवर्सली का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, इसका मतलब P व्युत्क्रमानुपाती है Q के। अगर मैं यहां पे भी बोलूं तो P जो है समानुपाती है Q के एंड व्युत्क्रमानुपाती है R के। क्लियर है, तो इसका मतलब है कि P जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, और P ही है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। प्रेजेंटेशन का तरीका है, इसे हम लोग ऐसे प्रेजेंट कर देंगे कि P बराबर होता है कांस्टेंट K इंटू Q और अपॉन R। ये हो गया मेरा फिक्स कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। खुद ही बोला गया है कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, तो
हम लोग उसे प्रेजेंट कर दिए कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R। इसका मतलब कांस्टेंट K इंटू Q बटे R। क्लियर? यस सर। अब मैं अगर बात करता हूं मेरे लाल कि सवाल कैसे फ्रेम होगा, सवाल कैसे फ्रेम होगा, सवाल ऐसे फ्रेम होगा कि ये स्टेटमेंट दे देगा कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, देन अगर P बराबर है 3 के, Q बराबर है 5 के और R बराबर है 7 के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ R व्हेन P बराबर है 7 के और Q बराबर है 13 के। ऐसे सवाल पूछ लेगा। तो कैसे करोगे? बहुत सिंपल है सर। मुझे कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, जो K कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल, उसे निकाल लेंगे। सिंपल सा इसमें वैल्यू पुट कर दो। P का वैल्यू कितना है? 3। K का वैल्यू मुझे नहीं पता, Q का वैल्यू मुझे पता है 5 है और R का वैल्यू 7 है। तो K कितना आया सर? 7 या 21/5। मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, अगले बार में आपको K का वैल्यू पता है और R का नहीं पता है, तो पुट कर दो उसमें। P का वैल्यू पता है 7, K का वैल्यू पता है 21/5, Q का वैल्यू पता है 13, R आपको नहीं पता है। कर लो, कैलकुलेशन ही तो करना है। 7 या 21, R बराबर आ गया 5/39। ये 5 इधर आया, 13 39 नीचे हो गया। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। मुझे कोई किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। तो पेपर में ये बेसिक से टर्म्स लिख के नहीं आते हैं, पेपर में ना थोड़े से और डिफिकल्ट टर्म्स लिख के आते हैं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने टर्म्स लिखा और एग्जाम्पल कराया। पेपर में जो पूछता है कुछ इस तरीके से पूछता है। चलो पहले सवाल से शुरू करते हैं। आपके सामने पहला सवाल है। इसका मेन पार्ट होता है उसका फर्स्ट पार्ट लिखना। जो फर्स्ट पार्ट लिख लेता है वो सॉल्व कर देता है। सवाल ये है कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्यूब ऑफ b इफ a बराबर 3 देन b बराबर 2, इफ a बराबर 8/9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। यदि a b के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब है कि a जो है वो 1/b³ के बराबर है। घन बोला है तो घन कर दिया क्यूब, और इन्वर्सली बोला है तो उल्टा कर दिया। तो इसका मतलब है कि a बराबर है k/b³ के। अब मुझे पता है कि a का वैल्यू 3 है, k का वैल्यू नहीं पता और b का वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यूब 8 हो गया। यहां से k मिला मुझे 8 दिया 24। अब जैसे ही मुझे k का वैल्यू पता चला तो पूछा गया है कि a के 8/9 के लिए b क्या होगा। पुट कर दो। a का 8/9 बराबर होगा k का 24/b³। 8 तिया 24, 9 तिया 27 बराबर b³ हो जाएगा। तो b³ बराबर 27 है, तो b बराबर क्यूब रूट ऑफ 27। 3 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। है कि नहीं है? यस सर, एकदम सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एकदम होगा। आई थिंक CDS का वो सवाल है। चलो इसको करो। अब देखो यहां पे थोड़े थोड़े शब्द भी चेंज करेगा तो डरना नहीं है। बोला है P वेरीज, मतलब P चेंज होता है। वही बोला ना डायरेक्टली इनवर्सली, तो वही वेरीज वही है। P वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ Q। Q बराबर 2.4, P बराबर 1.5। When P बराबर 6, Q का वैल्यू क्या होगा? करो जल्दी से, बहुत आसान सवाल है। कैसे करोगे सर? P जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ Q के। इसका मतलब है कि हम लोग अब सीधा लिखते हैं ना, वो स्टेटमेंट लिखना, चलो लिख देता हूं इस स्टेटमेंट पर। तो अब हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि P बराबर है k/q²। अब बोला है कि जब Q 2.4 है तो P 1.5 है।
Q 2.4, P 1.5। 2.4 का स्क्वायर को मैं 2.4 इंटू 2.4 लिख देता हूं। तो K क्या आया? K आया 1.5 इंटू 2.4 इंटू 2.4। अब मुझसे बोला गया Q का मान क्या होगा जब P का मान 6 होगा। तो P का मान 6 पता है, K का मान 1.5 इंटू 2.4 इंटू 2.4 पता है। तो मुझसे बोला गया कि Q का वैल्यू बताया जाए। देखो एक चीज सिखाऊं क्या, फास्ट सिखा दो फास्ट करने, फास्ट सिखा दो करने। वैसे फास्ट सिखा सकता हूं, लेकिन आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि ये टर्म्स वगैरह थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं तो जल्दी जल्दी करने सिखा दूं। एक बता देता हूं हिंट, जो समझ पाएगा अच्छा है, जो नहीं समझ पाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस के कांस्टेंट का कोई रोल है नहीं सर, यहां भी के है यहां भी के है। जो चेंजेज आ रहा है वो कहां से आ रहा है? अगर मैं बोल दूं, एक बार ध्यान से देखना, इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा, मुझे पता है। ध्यान से देखना इस बात को। अगर मैं बोलूं एक बार जब P 2.4 है, P नहीं Q, एक बार P जब 1.5 है तो ये K 2.4 का स्क्वायर होगा। एक बार जब P 6 है तो ये K x का स्क्वायर होगा। इन दोनों को डिवाइड कर दो सीधा सीधा। K का रोल क्या है? K को खत्म कर दो। मैं अगर चाहूं तो K का यूज ही ना करूं। K निकालने का फर्क क्या है? जैसे ही K से K खत्म हुआ तो ये क्या हो गया 1.5/6 और ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2.4 स्क्वायर। 15 चौके 60, तो x बराबर हो गया x अपॉन 2.4 बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। x बराबर 1.2। समझ में आया क्या? समझ में आया? चलो मैं सिखाता हूं इसको एक बार और। मुझे लगता है ये सिखाना चाहिए, इससे थोड़ी चीजें आसान हो जाएगी। चलो मैं सिखाऊंगा, पहले कैलकुलेशन करते हैं इसका। अगर मैं काटूं तो ये 1.5 से 4 बार में गया और ये 4 से काटा तो 6 बार में गया। 24 छक्के 144। क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 1.44 के। 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12, तो ये 1.2 हो जाएगा क्यू। मैं इसको बोलता हूं कि के को जरूरत क्या है कि एक बार के फाइंड आउट करूं फिर के का वैल्यू पुट करूं। इससे लेंदी नहीं हो रहा है सवाल। हाँ सर लेंदी तो हो रहा है। अपन के को एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ के। चलो मैं अगर बोलूं तो पहले केस में जब P 1.5 है तो K मेरा K है और Q मेरा 2.4 का स्क्वायर है। ये फर्स्ट केस में बना। सेकेंड केस में जब मेरा P 6 है तो वैसे तेज बच्चा और तेज करेगा, मैं आपको ना और तेज सिखाता हूं, पहले आप इसको समझो। तो K जो होगा मान लेते हैं x का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर तेज बच्चा होगा तो बोलेगा ये 4 गुना हो रहा है तो ये 1/4 होगा, लेकिन ये इनवर्सली है तो 1/4 के साथ साथ स्क्वायर रूट भी उसका होगा। अब मैं बोलूं कि 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 24 का आधा कर दो 12। लेकिन वो सब तब होता है ना जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाता है तब करते हैं। ऐसे सवाल ही एक दो आते हैं, इसी वजह से मैं बेसिक सिखाकर छोड़ रहा हूं। जो जनरली 12th क्लास 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ता है ना, तो ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, वहां पे खूब यूज होता है ये सब फिजिक्स में। मैं ज्यादा डीप जा नहीं रहा हूं, इतने पे समझते हैं हम लोग। डिवाइड किया तो k से k खत्म हो गया, ये एक्स स्क्वायर ऊपर गया, ये 1.5 से काटूंगा 1/4, ये हो गया एक्स स्क्वायर बटे 2.4 का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर को इधर लाऊं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूं x बटे 2.4 बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 मतलब 1/2। काट दिया तो x बराबर 1/2। आंसर सेम आया ना? जी सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ थोड़ा ऐसे सोचना सीखते हैं। चलो सवाल ये है कि P वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ Q। मतलब अगर P 1.2 है तो ये K अपॉन 4.5 का स्क्वायर है। सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ
कम टू द पॉइंट कि इफ p इक्वल्स टू 0.3 देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ q। अगर p 0.3 है तो ये क्या होगा, k अपॉन q का स्क्वायर को मैं q लिख देता हूं, फिर से मैंने डिवाइड कर दिया, k से k खत्म, q स्क्वायर वहां जाएगा, ये काटूंगा 4 बार जाएगा, 3 चौके 12, और ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 4.5 स्क्वायर। तो q अपॉन 4.5 किसके बराबर, सर ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, तो q बराबर हो गया 9। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, मुझे कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, ये CDS 2023 का आया हुआ सवाल है। सवाल को पढ़ना, CDS 2023 का सवाल है, पहले सवाल को पढ़ के समझने का कोशिश करो। बोला है क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ वाई। एक्स का घनमूल वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं तो क्यूब रूट ऑफ एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ वाई के, ऐसे ये दिया है। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब 8 का क्यूब 2 बराबर है के कांस्टेंट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। दूसरे केस में बोला है कि अगर जब y है क्यूब रूट ऑफ 3 तो x का वैल्यू क्या आएगा। तो मैं बोला कि y के जगह पे क्यूब रूट 3 पुट कर दो तो मैं, और x का वैल्यू निकाल लो। तो मैंने बोला x के जगह पर मैंने क्यूब रूट ऑफ x पुट किया, y के जगह पे मैंने क्या किया, ये पहले से स्क्वायर रूट था और उसके अंदर क्यूब रूट ऑफ 3 है। समझ रहे हो ना, मतलब इसके ऊपर एक स्क्वायर था, अब इसके अंदर एक क्यूब रूट है। अब मैं डिवाइड करता हूं तो 2 अपॉन, ऐसे करता हूं ना, क्यूब रूट ऑफ एक्स को x टू द पावर 1/3 लिख देता हूं, दिक्कत नहीं होगा आपको। x टू द पावर 1/3 अगर मैं बोलूं तो ये ऊपर जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो ये इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/2, और अगर मैं बोलूं क्यूब रूट ऑफ एक्स है तो इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/3। अब ये क्या है, इसका मतलब है अगर मैं बोलूं स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3 है तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू द पावर 1/3, और इसका मतलब है 3 टू द पावर 1/3 इंटू 1/2, मतलब 3 टू द पावर 1/6। क्लियर है ना? यस सर। तो इसको मिटा दूं, मिटा देता हूं। नाउ कम टू द पॉइंट कि ये क्या है, k टू द पावर, k तो खत्म हो जाएगा ना, ये है आपका ऊपर चला जाएगा 3 टू द पावर 1/6, और ये नीचे आएगा 3 टू द पावर 1/2। मैं दोनों तरफ क्या करता हूं ना कि टू दी पावर 6 से, टू दी पावर 6 क्यों करना, एक काम करते हैं ना, इसको उससे माइनस कर। कहीं मिस्टेक किया हूं क्या? कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना? सब कुछ तो सही लिखते आ रहा हूं, सब कुछ सही है, कहीं गलती नहीं हुआ होगा। गलती हुआ होगा तो आप लोग बता देना, मैं गलती करते रहता हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर मैं बोलूं कि नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा ना, वैसे बड़ी चीज नहीं है, चलो कर लेंगे हम लोग, पता है। टू दी पावर 6 कर दिया दोनों तरफ, जिससे कैलकुलेशन ही खत्म कर देते हैं ससुरा को। तो 2 टू दी पावर 6 क्या होगा, 64। ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 1/3 इंटू 6 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 1/6 इंटू 6 3, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6 1/3, 3 का क्यूब 27, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9, एक्स स्क्वायर बराबर हुआ 64 इंटू 9, एक्स बराबर हुआ 8 इंटू 3 24। आ तो गया आंसर। क्लियर है? जनरली ऐसा कंफ्यूज कर सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा बनाया गया है, इसी वजह से CDS 2023 डिफिकल्ट माना जा रहा है। देखो खुद ही, हमने पावर जब तक खत्म नहीं किया तब तक परेशान कर रहा था। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नाउ एसएससी सीजीएल 2022 सवाल सॉल्व करने का कोशिश किया जाए। बोला है कि ए बी के धनात्मक वर्गमूल के समान है और सी घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए वेरीज डायरेक्टली एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी एंड इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ सी। इसका मतलब क्या है? ए बराबर है के रूट बी अपॉन सी क्यूब। अगर मैं बोलूं ए 15 है, के मुझे पता नहीं है, क्यूब रूट ऑफ बी नहीं स्क्वायर रूट ऑफ बी और क्यूब ऑफ सी, 2 का क्यूब 8, ये होगा ना? हाँ सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला कंडीशन बोला है तो फाइंड बी व्हेन ए बराबर 9, ए बराबर 9 पुट कर दो, सी बराबर 2, तो के का के, सी बराबर 2 है लेकिन बी आपको पता नहीं है। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 15/9, 3 5 15, 3 3 9, 5/3 आया। ये 2 ऊपर चला जाएगा, के से के खत्म हो जाएगा, तो 2 अपॉन रूट बी इंटू 8 अपॉन रूट 27 को मैं 3√3 लिख लिया। 3 से 3 खत्म जी सर। अगर मैं बोलूं तो √3 भी किसके बराबर आएगा? अगर इसको मैं √3 भी ले जाऊं तो किसके? 8 दूना 16/√3। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? अच्छा ये 8 ना मेरे लाल, थोड़ा बता दिया करो यार, हम तो छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे 3√3/8 आएगा ना? बोला करो उधर से, आवाज ही नहीं आता मेरे पास। यहाँ क्या है? 3 5 15, 3 3 9। अब अगर मैं कैलकुलेशन करना शुरू करूं तो ये होगा 2 चौके 8, ये रूट बी इधर लाते हैं, इधर 3/5 लाते हैं, तो रूट बी बराबर है 3/5 इंटू 3√3/4। बड़ा अजीब सा नहीं बन रहा है? कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? अच्छा, मिस्टेक पकड़ में आया क्या आप लोगों को? नहीं पकड़ में आया? मैं दिखाता हूं। यहां बोला है c बराबर 2, तो c का भी तो क्यूब होगा ना? बोलना चाहिए आप लोगों को, अपन लोग को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। देखो फिर से दिखाता हूं, यहां तक सबको क्लियर होगा, यहां तक सभी को क्लियर होगा। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कंफ्यूजन होगा। एक्चुअली मैं मिस्टेक कर दिया। a बराबर 15 है, b बराबर 27 है तो √27, और c बराबर 2 है तो 2 का क्यूब। अगले स्टेटमेंट में a 9 है तो 9 लिखो, के लिखो और ये रूट b लिखो, और नीचे 2 का क्यूब 8 लिखो ना। c बराबर 2 है तो मैं वो क्या किया था? 2 लिख दिया था। अब डिवाइड करो, 15/9, 3 5 15, 3 3 9, 8 से 8 खत्म, ये उल्टा होगा तो 8 अपॉन के रूट बी होगा, के से के खत्म, बचा क्या? ये उल्टा है तो √27/√b, √27/√b। क्या करता हूं? दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, सिंपल खत्म हो जाएगा, रूट का खत्म। 25/9 बराबर हो जाएगा 27/b के। b यहां कर दो, 27 यहां, 9 यहां कर दो, 27 9 243, 25 यहां आ गया और b वहां चला गया। यार इतना इजी से सवाल में इतना टाइम ले लिया स्लो कराने के चक्कर में। ठीक है, इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं अच्छे सवालों पे। आईसीआर का आयो सवाल है, 1 सेकेंड में करके बताओ। सवाल ये है कि x वेरीज इनवर्सली एज √y एंड डायरेक्टली एज w। x जो है ना वो √y के इनवर्सली और डायरेक्टली है w के। इसका मतलब है x बराबर है kw/√y। पुट करो, x बराबर क्या है? 8, k नहीं पता है, w बराबर क्या है? 5, और y बराबर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2025। आपको पता है कि सर जब भी 5 से एंड करने वाला स्क्वायर होता है उसको निकालना बहुत आसान होता है, तो 4.5 का स्क्वायर है। मैं सीधा √y को 4.5 ही लिख देता हूं।
क्योंकि मुझे पता है 20-25 जो है ना 45 का स्क्वायर है, तो 20.25 है तो 4.5 का स्क्वायर है। अब बोला है कि अगर x 18 है, k तो k ही रहेगा, w 3 है, तो ये क्या होगा? मान लो x होगा, ये मान लेते हैं x नहीं रूट y है तो रूट y होगा, रूट y होगा, रूट y को रूट y रहने दिया। काटाकुटी करते हैं, इसको इससे डिवाइड किया, 8/18 मतलब 4/9, ऐसे उल्टा होगा तो k से k खत्म, रूट y ऊपर जाएगा तो 5/4.5 इंटू रूट y बटे 3, 45 दूना 90, 2 बार में कट गया, 2 दूना 4 कट गया, 3 दूना 6/5 आएगा, रूट y आएगा 6/5, 6/5 का मतलब होता है 1.2, तो y का स्क्वायर कर दो, रूट y का स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो 1.2 का स्क्वायर 1.44। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है। आइए अगले सवाल करते हैं। इजी सवाल है, अगला करने की कोशिश करो। सवाल ये है कि r वेरीज डायरेक्टली एच एस एंड इनवर्सली एच टी। r जो चेंज होता है डायरेक्टली s के और इनवर्सली t के, मतलब r बराबर होगा ks अपॉन t। अब मुझे पता है r बराबर है 2/3, t बराबर है 5/7 और s बराबर है 4/21। तो k इंटू, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं भाई। अपन क्या करते हैं ना, k का वैल्यू निकाल लेते हैं। t बराबर 5/7 तो उल्टा हो जाएगा 7/5। मैं क्या करता हूँ ना, t का वैल्यू k का वैल्यू निकाल लेता हूँ। कोई बोलेगा क्यों? मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, गलती हो जाएगा इधर उधर डिवाइड करने में। चलो निकाल लेते हैं, 7×3 = 21, 3 से 3 खत्म, 2 दूना 4, k का वैल्यू आ गया, ये 5 इधर जाएगा 2 नीचे जाएगा तो 5/2। अब जैसे मैं k का वैल्यू निकाला तो पुट कर दूंगा RT में, R 3/4 है, k 5/2 है, s मुझे निकालना है और t जो है 1/9 लेकिन उल्टा होके 9/1 हो जाएगा। 3 तिया 9, 2 दूना 4, अगर मैं बोलूँ 3×5 = 15 नीचे आ जाएगा तो s बराबर होगा 1/2 इंटू 15, 1/30। ऑप्शन बी। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन कोई कष्ट नहीं है। तो आइए इस सवाल को करिए, CDS 2021 का आया हुआ सवाल। करने का कोशिश करो मेरे लाल। बोला है P वेरीज डायरेक्टली एच क्यू एंड इनवर्सली एच स्क्वायर ऑफ R। तो इस सीधा लिख सकते हो क्या कि P बराबर होगा KQ/R²। कोई कंफ्यूजन है? ये चीज लिखने में सर कोई अब कंफ्यूजन नहीं है। अगला स्टेटमेंट बड़ा तगड़ा है, बोला है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन P ड्यू टू एन इंक्रीज इन Q बाई 20% एंड डिक्रीज इन R बाई 20%। अगर मैं बोलूं कि P में क्या चेंज आएगा, मान लो पहले P1 था तो अब P2 हो जाएगा, तो पूछा है चेंज क्या आएगा जब मैं Q को 20% से इंक्रीज किया। 20% से इंक्रीज का मतलब क्या है, 1/5, 5 के ऊपर 1 का इंक्रीज, 6/5 कर दिया। तो Q जो है अब नॉर्मल Q नहीं रहा, वो 6/5 Q हो गया। और जो R है वो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि पहले 100 था, अब ये 120 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 100 क्यों रिप्रेजेंट कर दो, इसको 120 रिप्रेजेंट कर दो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, गलती नहीं होगा। अगर मैं बोल दूं कि और R में 20% की कमी है, मतलब 5 था 1 कम हो गया, तो R जो हुआ 4/5 हो गया, लेकिन R 2 बार कम होगा, R का स्क्वायर है, तो 4/5 इंटू 4/5 16/25 R² हो जाएगा। पहले आप ऐसे भी सोच सकते थे कि पहले आप 25 R² था, अब 16 R² हो गया, कम हो गया। अब मैं बोलूं P1 P2 में क्या रिलेशन आया, P1 से P2 कब हुआ, डिवाइड कर दो, P1/P2, K से K खत्म, R² से R² खत्म, Q से Q खत्म। अगर मैं बोलूं तो ये 6/5 ऐसे ही रहेगा और ये 25/16 ऊपर चला जाएगा। हाँ सर,
तो 6/5 इंटू 25/16। अगर मैं 5 से काटूं तो 5 5 25, अगर मैं 2 से काटूं तो 2 3 6 और 2 8 16। P1/P2 15/8 हो गया। थोड़ा उल्टा हो गया लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि 8 से 15 होना चाहिए, यहां पे हम गलती से 15 से 8 ला रहे हैं। बात वही है कि अगर मैं सीधा इसको हटाऊं तो पहले ये था, अब ये हो गया, तो इसमें टोटल कितने का चेंज आया? तो सर 8/15 का चेंज आया। अगर मैं ऐसे ना करूं, इसको प्रॉपर सॉल्व करूं, इसको मिटाता हूं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कैलकुलेशन में। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक है, कुछ है नहीं, समझने में आपको एरर हो जाएगा, इस वजह से मैं समझा रहा हूं फिर से। पहले P1 था, पहले P2 था, इसको कैलकुलेट किया सिंपल सा, इसको सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत आसान है। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो आपको। मैं दोबारा लिख रहा हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो पहले वो कुछ भी था, अब क्या है? अब ये है KQ/RA² इंटू 6/5 और इंटू 25/16। अब इसको मैं काटा तो KQ/RA² इंटू कितना है? 15/8। अब मेरा P2 का वैल्यू क्या है? ये है, तो मैं P1/P2 करूंगा, P1/P2, तो ये क्या होगा? KQ/RA² अपॉन KQ/RA² इंटू 15/8। इससे ये खत्म, ये उल्टा हो जाएगा तो 8/15 हो जाएगा। यही बात समझा रहा था, उस टाइम लिखने में गलती कर दिया था। अब ये उल्टा हो जाएगा 15/8, तो 8/15 हो जाएगा। मतलब पहले P 8 था, अब P 15 हो गया। P में कितने का बदलाव आया? 7 का। 7 किसके ऊपर बदलाव आया? 8 के ऊपर। और 7/8 का मतलब होता है 87.5%। निकाल के देख लो, 87.5%। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर थोड़ा कंफ्यूजन भी है तो चिंता नहीं करना है, बहुत बेसिक सा सवाल है, रेशियो देखना था। चलो मैं आगे बढ़ता हूं इसके डिफिकल्ट टाइप के सवालों का, जो कि 3 टाइप के सवाल, इसमें 2 टाइप के बनते हैं। जनरली 2 ही टाइप के बनते हैं, लेकिन मैं तीसरा टाइप भी इंक्लूड कर लिया हूं। एक सवाल है ब्रेकिंग वाला, चलो करने का कोशिश करो। सवाल यह है कि द कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ अ डायमंड वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। हीरे के एक टुकड़े की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुसार बदलती है। तो मैं बोला उसका कॉस्ट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? उसके वजन, वेट के स्क्वायर के। ये चेंज आपको ध्यान रखना है, जो उसका कॉस्ट है उसके वेट के स्क्वायर के अनुसार चेंज होता है। अब ये बोला ए डायमंड ऑफ 6084 वैल्यूज कट इनटू 3 पीसेस हुज वेट्स आर इन द रेशियो 3:2:1। फाइंड द लॉस इन्वॉल्व्ड इन द कटिंग। करने का कोशिश करो। अब मैं अगर बोलूं, जस्ट एग्जांपल के लिए सोच लो कि अगर 6 केजी का डायमंड होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है 6 किलो डायमंड हो, 1-2 ग्राम किसी के पास नहीं रहता है, तो मैं मान लिया अगर 6 किलो का डायमंड होगा तो एक पार्ट 3 किलो का बना होगा, एक पार्ट 2 किलो का बना होगा और एक पार्ट 1 किलो का बना होगा। तभी तो 3:2:1 में बना होगा। जब डायमंड 6 किलो का होगा तो उसका कॉस्ट कितना होगा? सर उसका कॉस्ट होगा 6 का स्क्वायर 36K होगा ना, क्योंकि ये C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो W का स्क्वायर का मतलब है KW², और इसका वेट मैंने 6 kg मान लिया। लेकिन जब उसे ब्रेक किया गया 3-2-1 में, तो उसका वेट क्या होगा? एक बार उसका वेट होगा जब 3 kg का होगा तो 3 का स्क्वायर 9K। जब 2 kg का होगा तो उसका कॉस्ट होगा 2 का स्क्वायर 4K। जब 1 kg का होगा तो उसका कॉस्ट होगा 1 का स्क्वायर 1K। ये अलग अलग तीनों का कॉस्ट है,
ये एक सम्मिलित कॉस्ट है पूरे हीरे का। मान लो एक हीरे का 6 किलो का है इतना बड़ा, तो उसका 36K रुपए मिलेंगे आपको। अब मैं 3 किलो, 2 किलो, 1 किलो का बांट दिया, तो 3 किलो वाला 9 रुपए में मिलेगा, 2 किलो वाला 4 रुपए मिलेगा, 1 किलो वाला 1 रुपए मिलेगा। क्लियर है? यस। अब मेरे से पूछा गया कितना लॉस इन्वॉल्व है। पहले उस हीरे की कीमत कितनी थी, इस पॉइंट को लिख लिए थे ना, लिख लो, समझाने के लिए किया था। पहले उस हीरे की कीमत 36K था। अब उस हीरे की कीमत कितना है? 9 4 13 1 14K। सर कितने का लॉस हुआ? 36 से 14 गया, 22 का लॉस हुआ है। मुझे पता क्या है? ए डायमंड ऑफ 6084, मुझे टोटल वैल्यू उसका पता है, तो मुझे 36 यूनिट का वैल्यू पता है 6084 होगा, तो मुझसे 22 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है। 36 से कम 36, 24 बचा, कैसे कटेगा आगे? 36 5 180, 36 छक्के 216, 36 7 252 हो जाएगा। तो 36 छक्के ले जाऊंगा और 36 नंबर कट गया, खत्म हो गया। जी सर, 78 का स्क्वायर भी है ये नंबर। 6084 इज स्क्वायर ऑफ 78। अब जो उत्तर होगा 22 गुणे 169 होगा। देख लो कौन 11 का मल्टीपल है, आसान हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये आएगा 22 नवा 198, 19 बचा, 22 छक्के 132 और 19। कहीं गलती हो रहा है कि 36 से कम 36, 24 बचा 248, 36 छक्के 216, 36 नवा 324 सही है। 22 नवा 198, 19 बचा, 22 छक्के 132 और 19, वो आंसर होगा इसका मतलब। 132 और 19 कितना हुआ? 151 और 151 15 बचा, 22 से कम 22 15 37, 3718 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इस तरीके से समझ गए, लेकिन हर बार इतना लिखोगे क्या? नहीं, इतना नहीं लिखना, सिर्फ मेन पॉइंट पे फोकस करना है। देखो कैसे मेन पॉइंट पे फोकस करते हैं, सिर्फ मेन पॉइंट पे फोकस करोगे तो समय बचेगा। चलो अगले सवाल से ही करते हैं, इस पार्ट को नोट कर लो। अगला सवाल मैं 3 4 इस तरीके का रखा हूं। बोला है कि ए गोल्ड ब्रोक इनटू 3 पार्ट्स, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ 3 पार्ट इज 3:4:5, द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर रेट। अब जो प्राइस है सोने का, सोने की कीमत सीधे उनके वर्ग भार के समानुपाती है, तो उसके भार के समानुपाती है। इट मीन्स अगर मैं बोलूं सोना ओरिजिनली कितना केजी का होगा, तो 5 4 9 3 12 केजी का सरो था, तो उसका प्राइस कितना था? 12 का स्क्वायर 144। सीधा बोल दिया उसका प्राइस 144 था। अब उसका प्राइस कितना है? सर छोटे वाले का 3 का स्क्वायर 9, बड़े वाले का 4 का स्क्वायर 16 और उससे बड़े वाले का 5 का स्क्वायर 25। तो पहले जिसका कीमत 144 हुआ करता था, अब उसका कीमत 50 रुपए हो गया। सीधा एक लाइन का स्टेटमेंट है, सीधा हम लोग रेशियो पे फोकस किए। मुझसे बोला है कि इफ देर इज ए लॉस ऑफ 23,500 आफ्टर ब्रेकिंग गोल्ड, देन व्हाट वाज द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ द गोल्ड। उसे ब्रेक करने पर 23,500 का नुकसान है, तो उसका शुरुआती कीमत क्या था? सर नुकसान कितने का है? 94 का। 94 बराबर है 23,500। 47 का पहाड़ा याद है? हाँ, 47 दूना 94, 47 5 235। 2 यूनिट बराबर है 500। मुझसे पूछा गया उसका ओरिजिनल कीमत बताओ। 72 से मल्टीप्लाई कर दो, 72 दूना 144, 72 5 360, 36,000 उसका ओरिजिनल कीमत था। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं है। तो आइए नेक्स्ट सवाल को करते हैं मेरे लाल। सवाल ये है, द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ इट्स वेट। यहां पे क्यूब करना है। हीरे की कीमत उसके वजन के घन के साथ भिन्न होती है। सीधे भिन्न नहीं, सीधे क्यूब के भिन्न होती, घन के साथ। घन
4 भागों में बांटा गया है जिनका वजन 1:2:2:3 है। तो मैं बोला उसका कितना होगा ओरिजिनल वजन, तो 3 2 5 2 7 1 8, 8 केजी का वो होगा, तो 8 का क्यूब उसका कीमत 512 होगा। लेकिन अभी कितना है, 1 किलो वाले का 1 का क्यूब 1, 2 किलो वाले का 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 किलो वाले का 2 का क्यूब 8 और 3 किलो वाले का 3 का क्यूब 27। तो 512 किलो का 512 के प्राइस वाला 27 8 35 1 36 8 44 रुपए में बिक रहा है। काफी लॉस है। हाँ सर, इसमें बोला एक हीरे की कीमत में 2340 रुपए का नुकसान हुआ। सर नुकसान कितने का हुआ है देखो, 12 से 4 गया 8, 10 से 4 गया 6, 468 यूनिट का नुकसान है। लेकिन ये बोल रहा नहीं 2340 रुपए का नुकसान है। इससे काटा 2 बार खत्म हो गया, 2 से काटा 5 बार खत्म हो गया। 1 यूनिट बराबर 5 है। मुझसे बोला गया हीरे की प्रारंभिक लागत क्या थी, 512 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 512 यूनिट होगा 5 इंटू 512, 5 पचे 25, 12 पचे 60, 2560 रुपीज विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। तो आइए इस सवाल को करिए। सवाल ये है कि ए मार्बल, एक संगमरमर 5 बराबर भागों में टूट गया। संगमरमर की कीमत उसके घन भार के सीधे अनुपातिक है। प्राइस ऑफ मार्बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्यूबिक वेट। मतलब क्या है, ये उसके वेट के क्यूब के बराबर है। इफ देर इज लॉस और प्रॉफिट आफ्टर ब्रेकिंग मार्बल, देन फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट आफ्टर ब्रेकिंग मार्बल। मार्बल के टूटने से जो भी लॉस या प्रॉफिट हुआ पता नहीं है, तो आप ये लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट जो होगा बताएं। मैं मान लिया 5 केजी का मार्बल था, मैं मान लिया 5 केजी का मार्बल था, उसको तोड़ा तो 1-1 केजी के 5 टुकड़े निकल गए। तो रेशियो क्या ब्रेक होगा, 1:1:1:1:1:1। 5 केजी का जब होगा तो 5 का क्यूब 125 उसका प्राइस होगा। और जब वो 1-1 केजी में ब्रेक हुआ है तो एक का प्राइस 1, अगले का प्राइस 1, अगले का प्राइस 1, अगले का प्राइस 1 और अगले का प्राइस 1। तो 125 रुपए का मार्बल का दाम 5 रुपए हो गया। रेशियो काटा तो 25 रुपए का मार्बल का दाम 1 रुपए हो गया। लॉस हुआ है 24 का, किसके ऊपर, 25 के ऊपर। 24/25 गुणे 100, 96% विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। आइए अगले सवाल को देखते हैं। मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरी गुड़िया, इस सवाल को आप समझना, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। ये अभी आपके हाल फिलहाल के पेपर में सिलेक्शन पोस्ट का पेपर देखा जाए तो एक बार फिर से रिपीट किया। और ये नया सवाल नहीं है, ये सालों से चलते हुए आ रहा सवाल है। जनरली हम लोग इसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ा देते थे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था वो प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट था, इसी वजह से मैंने इसे यहीं पे रखा। सवाल ये है कि एन इंजन कैन मूव एट द स्पीड ऑफ 20/3 मीटर पर सेकेंड। एक इंजन बिना किसी वैगन के 20/3 के गति से आगे बढ़ सकता है, ठीक है। और ट्रेन के गति में कमी इंजन से जुड़े वैगनों की संख्या के वर्गमूल के सीधे अनुपातिक है। ध्यान से पढ़ना कि रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन अटैच्ड टू द इंजन। जो स्पीड में रिडक्शन है वो वैगन के स्क्वायर रूट के बराबर है। अब यहां पे बोला कि व्हेन देयर आर 9 वैगन्स अटैच इट्स स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। जब 9 इंजन के वैगन लगे पड़े हैं इंजन में तो स्पीड 5 है। तो बताना है कितना वैगन लगा दे
कि वो चलते रहे, रुके ना। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि जब 9 वैगन लगा तो उसका स्पीड 5 हो गया, तो आप अगर ऐसे करते हो कि 5 बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 9 के, तो ये गलती है। गलत कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये शब्द ध्यान से पढ़ो, रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये देखना है कि कितना कम हुआ। ये तो बताया गया कि अभी 5 है, यहां पे वो बताना ही नहीं है, उसके प्रोपोर्शनल है ही नहीं। वो जितना कम हो रहा है ना उसके प्रोपोर्शनल है। मतलब पहले उसका स्पीड 20/3 था, अब उसका स्पीड 5 है, तो कितना का कमी आया? 20/3 -5। सर आया मेरे पास 5/3 की कमी। तो जो 5/3 की कमी है ना, वो 9 वैगन लगने के वजह से है। तो k बराबर होगा 5/9। अब बोला गया है कि कितने लगा दिया जाए वैगन क्यों इंजन चलते रहे। मैं बोला कि अभी चल रहा है एक और लगा दो, अभी चल रहा है एक और लगा दो, अभी चल रहा है एक और लगा दो, अभी चल रहा है एक और लगा दो। तब तक लगाते रहो जब तक वो रोक ना जाए। मान लो मेरे ऊपर बोझा डालना शुरू किया कोई गत्ते का या फिर कोई भी ईंट का, तो मैं 1 लेके चल सकता हूं, मैं 2 लेके चल सकता हूं, मैं 4 लेके चल सकता हूं, मैं 6 लेके चल सकता हूं। अब मैं जैसे 50वां ईंट मेरे ऊपर रखा गया तो मैं बैठ गया गिर के। इसका मतलब क्या है कि 50 ईंट मेरे ऊपर रख दिया जाएगा तो मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा। तो समझदार आदमी क्या किया, 1 हटा लिया, 49 पे चल जाएगा, तो 49 पे मैं चल पाऊंगा। तो अगर मेरा एक पॉइंट पता कर लूं कि मैं किस पॉइंट पे जाके रुक जाता हूं, खत्म हो जाता है मेरी पावर, और उससे थोड़ा कम कर दूंगा, 1 कम कर दूंगा, तो मैं चल पाऊंगा। तो मैं ट्रेन की वो वैगन की संख्या निकाल ले रहा हूं जितने वैगन को खींच नहीं पाएगी। उस पॉइंट ऑफ टाइम को निकाल, उस पॉइंट ऑफ वैगन को निकाल रहा हूं, उस नंबर ऑफ वैगन को निकाल रहा हूं जहां पे ट्रेन का चलना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, 1 कम कर दूंगा। तो मैं बोला कि ट्रेन की स्पीड को 20/3 से डिक्रीज कर दो, मतलब ट्रेन की स्पीड को 0 कर दो। क्या कर दो, 0। अब ट्रेन की स्पीड को 0 करने का मतलब है उसमें रिडक्शन कितने का होगा कि 20/3 के 0 पहुंचा दिए तो उसमें रिडक्शन हुआ 20/3 का। जैसे 20/3 से 5 हो गया था तो उसमें रिडक्शन 5/3 का हुआ था। अब 20/3 से स्पीड 0 हो जाएगा तो उसमें रिडक्शन 20/3 का होगा। तो रिडक्शन ऑफ 20/3 के जो हुआ वो 5/9 हुआ, और नंबर ऑफ वैगन को मैं W से रिप्रेजेंट किया। 3 तिया 9, 5 चौके 20, स्क्वायर रूट ऑफ वैगन आया 4 तिया 12, तो वैगन का बराबर आएगा 144। तो यहां से मुझे यह पता चला कि अगर उस ट्रेन के इंजन में 144 डब्बा लगा दिया जाए तो चल नहीं पाएगी, वो रुक जाएगी, वो खींच नहीं पाएगी। तो क्या करेगा, 1 वैगन हटा देते हैं, 1 वैगन हटा देंगे तो चल पाएगी, भले स्लो ही लेकिन चल पाएगी। तो मुझे पता चला कि जो मैक्सिमम वैगन लगा सकता हूं जिस पे ट्रेन चलती रहे 143 है, न कि 144। ठीक है, इस बात को समझ में आ गया ना, क्यों 143 है 144 नहीं है। एग्जाम्पल वही है कि मेरे ऊपर मैं 2 ईंट ले सकता हूं, 4 ईंट ले सकता हूं, 6 ईंट ले सकता हूं, चल सकता हूं। जैसे ही मेरे ऊपर 50 ईंट रखा गया मैं रुक गया, अब मैं नहीं चल सकता। तो मेरे को 1 ईंट हटा दिया जाए तो मैं 49 ईंट लेकर चल सकता हूं। सेम वही है कि 144th वैगन लगते ही वो ट्रेन रुक गई, तो मैंने 1 वैगन हटा दिया, 143 वैगन पे वो खींच पाएगी। क्लियर है? आ जाओ इस पर 2 सवाल और करो। सवाल ये है कि एक स्टीम इंजन ट्रेन के वैगनों के बिना 24 की स्पीड से चल सकती है, उसका खुद का स्पीड 24 है, और सेम कंडीशन है कि रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन। जो उसका रिडक्शन है वो स्क्वायर रूट ऑफ वैगन के बराबर है। बोला गया विथ 9 वैगन्स द स्पीड ऑफ इंजन इज 20 km/h। अगर 9 डब्बे लगे रहे तो उसका स्पीड 20 है। स्पीड में कितने का कमी आया सर? 24 से 20 हो गया, 4 का कमी आया। कब आया? जब वैगन की संख्या 9 थी। तो के का वैल्यू क्या हो गया? 4/3।
आप ऐसे तो कर ही सकते थे, चाहते तो के रिमूव भी हो जाएगा, देखो कैसे। अब बोला है कि द नंबर ऑफ मैक्सिमम वैगन्स व्हिच कैन पुल बाय द इंजन, तो मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम को निकाल रहा हूं जब उसका स्पीड 0 हो जाएगा। और कब स्पीड 0 होगा? जब 24 से डिक्रीज हो जाएगा उसका स्पीड। तो रिडक्शन इन स्पीड क्या है? 24 बराबर के और स्क्वायर रूट ऑफ वैगन, डिवाइड कर दो। 4 छक्के 24, 1/6 और 9/W का स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, 36 नमा 324, चलो ठीक है, 1/36 बराबर 3/वैगन हो जाएगा। 3 नहीं, 9/वैगन होगा ना। अब मैंने तो स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो वैगन आ जाएगा 36 नमा 324। लेकिन जब 324 वैगन नहीं रहेगा तो चल ही नहीं पाएगी, मुझे उसको चलाना है, इस वजह से एक वैगन कम कर दूंगा, 330। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है किसी भी तरीके का। तो चलो एक सवाल और करो। सवाल है, बिना किसी वैगन से जुड़ा इंजन 50 के गति से चल सकता है। इट्स स्पीड डिमिनिश्ड बाय क्वांटिटी व्हिच वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन अटैच्ड। सेम कंडीशन है, उसके स्क्वायर रूट से ये चलेगा। अगर 36 वैगन लगाया जा रहा है तो स्पीड 32 हो रहा है, तो 50 से 32 हो गया स्पीड। कितना का कमी आया? 18 का। कब? जब मुझे 36 वैगन लगाने पड़े। बोला है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स दैट कैन बी अटैच्ड इफ द स्पीड इज नॉट टू फॉल बिलो 20 मीटर पर आवर। मुझे 20 से कम स्पीड नहीं करना है। 20 कर सकता हूं क्या? हाँ, 20 से कम नहीं करना है। तो मैं बोला कितना कम कर सकता हूं? 50 से 20 माइनस किया, 30 तक रिड्यूस कर सकता हूं, 31 रिड्यूस नहीं कर सकता। मतलब 30 का रिडक्शन पता कर लेता हूं। 30 का रिडक्शन कितने पे होगा? देखो, जब मैंने के स्क्वायर रूट ऑफ वैगन लगा दिया, डिवाइड कर दिया, के से के खत्म। 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 36 का स्क्वायर रूट 6 हो गया। 6 स्क्वायर रूट ऑफ वैगन, 6 तिया 18, 3 दहा 30। वैगन क्या आएगा? 10 का स्क्वायर 100। अगर 100 वैगन लगा दूं तो उसका स्पीड 30 रहेगा, एक भी एक्स्ट्रा वैगन नहीं लगा सकता। तो 100 वैगन पॉसिबल है। क्लियर है ना? जी सर। आ जाओ नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप को जनरली लोग इधर उधर कर देते हैं, लेकिन ये भी आपका प्रोपोर्शनल ही है, फिक्स ही है, तो फिक्स वाले को एक साथ पढ़ लेते हैं। चलो करने का कोशिश करो इस सवाल को। कैसे करो कि इस सवाल को बोला है कि द एक्सपेंडिचर इन हॉस्टल इज पार्टली वेरिएबल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, रेस्ट बीइंग ए फिक्स्ड अमाउंट। इफ द एक्सपेंडिचर वेर 8400 फॉर 120 स्टूडेंट एंड 10,000 फॉर 150 स्टूडेंट, व्हाट वुड बी द एक्सपेंडिचर फॉर 330 स्टूडेंट। सवाल को समझ गए? बोला गया एक छात्रावास में खर्च कुछ इस तरीके से, छोड़ दो समझाता हूं। देखते हो कहीं कहीं आप होटल वगैरह में खाने जाओगे या फिर कहीं ट्रेवल करोगे तो एक कह देगा देखिए भैया 30 रुपए तो लगेगा, 30 रुपया फिक्स है या फिर 100 रुपया फिक्स है, इसके ऊपर आप जो जो लीजिएगा तो उसका चार्ज बनेगा। ऐसे कुछ होता है? गए हो कहीं कहीं दुकान पर कि 200 रुपये फिक्स है, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा चीजें ऐड करेंगे तो बढ़ते जाएगा। तो सेम है, हॉस्टल में कुछ रुपए उसको मंथ का फिक्स है, और अगर अधिक बच्चे होंगे तो कुछ उन पे चार्ज लगेगा। तो मैं मान लेता हूं जो फिक्स है वो x रुपए है। उसके बाद 120 बच्चे आए तो पर बच्चे वो y रुपए लेना शुरू किया, तो x रुपए फिक्स कर दिया और y रुपए पर बच्चा ले रहा है, तो 120 y यहां से कमाएगा। मैं बोला कि आप आओगे तो x रुपए फिक्स है और पर हेड इतना रुपए और देना पड़ेगा। जिस देखते हो कहीं होटल वगैरह में ऐसा बनता है बहुत सारी जगह पर। अब वो x रुपए उसका महीने का फिक्स कमाई चाहिए और पर बच्चे y रुपए लेगा। इस तरीके से वो 8400 खर्च कर रहा है 120 बच्चों पर, लेकिन उसका तो फिक्स है, फिक्स तो फिक्स है। जब 150 बच्चे होंगे तो उसके पास 150 y खर्च होगा, और इस तरीके से साहब का खर्च जो निकल के आया इस केस में 10,000 आया। मैं बोला कि इससे इसको माइनस करो, एक से एक 0, 150 से 120 गया 30 y बराबर हो जाएगा 1600। जब 30 y 1600 हुआ
तो मैं बोलता हूं 120y का वैल्यू निकालो, तो 30 चौका 120, 16 चौके 64। जैसे पता चला कि 6400 है तो इधर ले जाके माइनस कर दो, 84 माइनस 64, एक्स का वैल्यू कितना आया 2000। मुझसे पूछा गया है कि 330 स्टूडेंट का खर्चा बताना है, मतलब x प्लस 330y बताना है। अब x कितना है 2000, निकालना क्या है पर लिख लो, निकालना है मुझे x प्लस 330y, x मेरा क्या है 2000। अब 330y का वैल्यू कहां से निकालो, देखो 30y का वैल्यू 1600 है, इसमें 11 से गुणा कर दो, 11 गुणा 16 कितना होगा 176। y का वैल्यू मत निकालो, जोड़ दो दोनों के, 17 दो 19600, 19600 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द सवाल। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। तो आ जाओ एक सवाल इस पे और करते हैं जिससे हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको थोड़ा तेज करें क्या? चलो कोई नहीं, मैं स्लो ही कराता हूं, आप लोग तेज करना। देखो सवाल है कि एक्सपेंडिचर इन अ हॉस्टल इज पार्टली वेरिएबल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, रेस्ट बीइंग अ फिक्स्ड अमाउंट इफ द एक्सपेंडिचर वर 10,000 फॉर 80 स्टूडेंट। तो 100 रुपए फिक्स है, 80y बराबर 10,000, 100 रुपए फिक्स है, 110y बराबर 13,600, डिफरेंस लोगे 30y बराबर 3600। ऐसे तेजी से करो, हो जाएगा। अगर आप इक्वेशन बनाना चाहते हो तो इक्वेशन क्या होगा कि x इज द फिक्स एंड 80y जो कि वेरिएबल है बराबर होगा 10,000 के, और x इज द फिक्स 110y जो होगा वो होगा आपके 13,600 के, माइनस किया तो 30y होगा आपके 3600 के। यहां से तो y का भी वैल्यू आ जाए तो y आपका होगा 120। जैसे ही y का वैल्यू यहां पुट करोगे तो x आपका हो जाएगा 400। मुझसे पूछा गया कि 150 छात्रों को बताओ, तो 400 प्लस 120 इंटू 150, 12 गुणे 15, 18,000, 18,400 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द सवाल। क्लियर है? यस सर। तो यहां से आपका प्रोपोर्शनल थ्योरम या प्रोपोर्शनल खत्म होता है और मिलते हैं आगे के सेशन में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।